नमस्ते बच्चों। आज हम आपके पाठ्यक्रम का 8वां पाठ, जो कि एक कविता के रूप में है, शाम एक किसान, जिसका शीर्षक है, उसे पढ़ेंगे। तो बच्चों, कविता का नाम है शाम एक किसान और कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आप दोनों नाम याद रखेंगे। कविता है शाम एक किसान और कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। बच्चों, इस कविता में कवि सक्सेना जी ने एक शाम के दृश्य का बड़ा सुंदर प्राकृतिक चित्रण किया है। और कवि जाड़े की एक शाम है, तो अपने घर से बैठकर शाम का दृश्य कवि ने देखा। एक पहाड़ की तरफ वो देखते हैं। तो बच्चों, कभी कभी क्या होता है, हमारे मन में अनेक कल्पनाएं आती हैं। जैसे बादलों को देखकर भी कोई चित्र सामने हमारे उपस्थित हो जाता है। आप लोगों ने भी शायद कभी देखा हो, कभी कोई आकृतियां बनी हुई दिखती हैं, उसमें स्त्री पुरुष दिखते हैं। ये सब कल्पना होती है हमारे मन की। वास्तव में वो सब आकृतियां इस तरह से नहीं होती हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं, मैं अपनी बात बताऊं, तो कभी मैं जब पहाड़ों को देखती हूँ तो पहाड़ मुझे हाथी के रूप में दिखाई देते हैं। तो इसी तरह का कोई मनोभाव कवि के मन में भी चल रहा है। एक कल्पना उनके मन में आती है पहाड़ को देखकर। ठीक, तो उस शाम की जो कवि ने कल्पना की है, किसके रूप में की है? एक किसान के रूप में की है। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है ना। आप अगर इस चित्र को पूरा ध्यान से देख लेंगे तो ये कविता पूरी इसी चित्र में है। आप देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये देखिए पहाड़ दिखाई दे रहा है और ये पहाड़ कवि को दिखाई दे रहा है एक किसान की तरह। अब देखिए, इस पहाड़ के सिर में क्या दिखाई दे रही? बादलों की टोपी सी पगड़ी दिखाई दे रही है ना। ये जो है, इसे कह रहे हैं कवि आकाश का साफा। मतलब जो किसान है उसने आकाश में जो बादल हैं उनको पगड़ी बनाकर पहना हुआ है। ठीक है। और देखिए, यहाँ पर ये पहाड़ों में क्या हो रहा है? सूरज डूब रहा है। ये कवि को लग रहा है चिलम की भांति। चिलम होता है ना। चिलम एक इस तरह का नलीदार पात्र होता है, मिट्टी का बना बर्तन होता है, जिसमें तंबाकू आदि का धुआं पीते हैं। पुराने समय में आप लोगों ने कभी गांव घरों में देखा हो, दादाजी लोग, बूढ़े लोग हुक्का गुड़ उड़ाते हुए दिख जाते हैं। तो यही पात्र क्या है? चिलम है, जिसमें तंबाकू भरकर पिया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर ये लाल लाल से फूल दिखाई दे रहे हैं ना। लाल लाल से फूल दिखाई दे रहे हैं। ये हैं पलाश के फूल। तो इसकी तुलना भी कवि ने किससे की है, ये अभी हम कविता में पढ़ेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ हमें भेड़ों का झुंड सा, जबकि वास्तव में ये भेड़ों का झुंड नहीं है। ये सब कवि की कल्पना है। तो चलिए कविता पढ़ना हम शुरू करते हैं बच्चों। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। तो देखिए कवि ने क्या क्या कल्पना की है। एक चीज़ और इससे पहले जान लीजिए आप, जहाँ पर जब हम निर्जीव वस्तुओं को मनुष्यों के रूप में दिखाते हैं, तो वहाँ पर किसी भी कविता में मानवीकरण अलंकार होता है। मानवों की तरह का व्यवहार जहाँ पर, या मानवों की तरह की क्रियाकलाप के रूप में जब हम निर्जीव चीज़ों को दिखाते हैं, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार। जैसे इससे पहले हमने एक नाटक जो पढ़ा था, पापा खो गए, उसमें भी देखा होगा आपने कि पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, ये सब मनुष्यों की तरह बनाए गए थे। ये सब बोलते थे, चलते थे, बातें करते थे। तो इसमें हम कह सकते हैं कि पेड़, खंबे और लेटर बॉक्स का इस नाटक में मानवीकरण किया गया था। ठीक है। तो चलिए देखिए, पहली पंक्ति है इसमें, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। कवि एक शाम को अपने घर के पास बैठे हैं, तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है दूर पहाड़ को देखकर, मानो ये पहाड़ एक किसान है, जिसने अपने सिर पर किसकी पगड़ी बांधी हुई है? साफा यानी पगड़ी, आकाश की, बादलों की पगड़ी बांधी हुई है। तो पहाड़ की तुलना कवि ने किससे की है? किसान से। कवि को पहाड़ किसान की तरह दिखाई दे रहा है। और क्या कह रहे हैं कवि? ये क्या कर रहा है? जो सामने सूरज है, ऐसा प्रतीत होता है
कि मानो ये पहाड़ रूपी किसान, ये किसान क्या कर रहा है, सूरज रूपी चिलम को खींच रहा है, उसे पी रहा है। ठीक है, तो एक पहाड़ बैठा हुआ है जिसने आकाश की पगड़ी अपने सिर पर पहनी है। आगे देखिए, अब इस पहाड़ के सामने एक नदी बह रही है, नदी बहती हुई दिखाई दे रही है ना। तो ये कवि को ऐसे प्रतीत हो रही है वो नदी मानो किसान ने सर्दी से बचने के लिए अपने घुटनों पर क्या कर दी है, न चादर डाल दी है, सफ़ेद चादर डाल दी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये भी देखते जाइए कि आकाश की तुलना किससे की कर दी गई है, साफे से कर दी गई है। और सूरज की तुलना किससे की गई है, चिलम से की गई है। तीसरी तुलना किससे कर दी गई है, नदी की तुलना किससे कर दी गई है, चादर से की गई है। यह आपके पास प्रश्न भी आएगा कि कविता में जो एक रूपताएं प्रदर्शित की गई हैं उन्हें बताइए। तो आप एक एक करके बताएंगे कि आकाश की एक रूपता साफे से प्रकट की गई है, सूरज की एक रूपता चिलम से प्रकट की गई है और नदी की एक रूपता चादर से प्रकट की गई है। आगे देखिए, और पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। तो पलाश के ये फूल खिले हैं ना, पलाश के पेड़ हैं, लाल रंग का एक फूल होता है, ये खिला है। तो ये कवि को पलाश के फूल नहीं लग रहे, बल्कि कैसे प्रतीत हो रहे हैं, मानो ठंड से बचने के लिए किसान ने अंगीठी जलाई हुई है जिसमें लाल लाल कोयले जले हुए हैं। ठीक है, क्या प्रतीत हो रहा है, मानो किसान ने ठंड से बचने के लिए अंगीठी जली है जिसमें लाल लाल कोयले हैं। तो पलाश के फूल किसकी तरह प्रतीत होते हैं, जलती हुई अंगीठी की तरह। ठीक, ये चौथी एक रूपता है। अगला देखिए, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अब अंधेरा छा रहा है क्योंकि शाम होने लगी है ना, तो इधर की तरफ अंधेरा होने लगा है। ये कवि को अंधेरा ऐसा लग रहा है, ऐसी कल्पना आ रही है उस अंधेरे को देखकर, मानो छोटी छोटी भेड़ें वहाँ पर बैठी हुई। ठीक, तो ये सारी चीज़ें कवि की कल्पना में है, वास्तविकता ये नहीं है। वहाँ पर पहाड़ ही है जो कि कवि को किसान की तरह प्रतीत होता है। ठीक है, और आसमान में छाए हुए बादल पगड़ी की तरह प्रतीत होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कवि की कल्पना है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए कि कवि ने क्या क्या कल्पना की। पहाड़ है किसान की तरह, और आकाश में छाए हुए बादल हैं किसान की पगड़ी, और जो सूरज है वो किसान की चिलम है। पलाश का जो जंगल है वो है जलती हुई अंगीठी की तरह, और पूर्व दिशा में जो अंधेरा फैला हुआ है वो किसकी तरह है, भेड़ों के झुंड की तरह। भेड़ों के गले से मतलब क्या है, भेड़ों के झुंड की तरह। तो इस कल्पना में कवि खोए हुए हैं, अकेले हैं, बिल्कुल ध्यानमग्न हैं। तभी देखिए अचानक से क्या होता है, ये बात दूसरे अनुच्छेद में हम देखेंगे, दूसरे पद में देखेंगे। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। तो अचानक से क्या हुआ, मोर बोला। कवि बहुत ध्यानमग्न थे, तो कवि का ध्यान एकदम से भंग हुआ। जैसे हम किसी काम में कभी कभी बहुत ध्यान से किसी काम में लगे होते हैं, जैसे आप टीवी ही देख रहे होते हैं या कोई और आप अपनी रुचि का काम जब कर रहे होते हैं और अचानक कहीं से कोई आवाज़ आ जाती है तो एकदम से हमारा ध्यान भंग होता है। तो कवि का ध्यान एकदम भंग होता है, और अब जो कल्पना वो अभी तक कर रहे थे वो सब वास्तविकता में बदल जाती है। अब जो चीज़ें जिस रूप में थी उन्हें वैसे ही दिखाई देती हैं। और जब मोर बोलता है तो कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी ने उन्हें आवाज़ दी, सुनते हो। क्या कहा, सुनते हो। अब देखो क्या होता है, कवि कह रहे हैं कि ऐसा सुनते ही चिलम औंधी। चिलम किसको कहा है, सूरज को। सूरज उल्टा हो गया, सूरज रूपी चिलम औंधी हो गई। औंधी होना उल्टा होना, उल्टी हो गई का क्या मतलब है यहाँ पर, कि सूर्य अस्त हो गया, शाम हो गई। तो शाम होते ही धुआं उठा, अंधेरा सा छाने लगा, और शाम के समय एक कुहासा सा छाने लगा। तो क्या हो गया, ऐसा लगा मानो धुआं उठा है। सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। सूरज अब डूब गया है और क्या हो गया है, अंधेरा छा गया है चारों तरफ। ठीक है, तो कवि की जो कल्पना थी वो किस रूप में आ गई, अब वास्तविकता में आ गई। कवि को मोर के बोलने से एकदम से ऐसा लगा मानो क्या हो गया, किसी ने उन्हें सुनते हो आवाज़ दी। तो सूरज रूपी चिलम डूब जाती है और
अब इस दिशा में उन्हें अंधेरा दिखाई देने लगता है, सूर्यास्त हो जाता है, शाम होने लगती है, अंधेरा छा जाता है। तो बच्चों, ये कविता आपको समझ में आई होगी। इस कविता में कवि ने एक शाम के प्राकृतिक दृश्य का सुंदर चित्रण किया है। उन्होंने अपनी कल्पना को बताया है कि शाम के समय पहाड़ की ओर देखकर उन्हें किस तरह की कल्पना प्रतीत होती है, किस तरह की बातें उनके मस्तिष्क में आती हैं। और मैंने आपको बताया मानवीकरण अलंकार का भी सुंदर प्रयोग इस कविता में है। तो बच्चों, उम्मीद है ये कविता आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।